हे माय चैम्पियंस, वेलकम बैक टुडे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के टैक्सेशन का एक टॉपिक जो कि है रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस अगर मैं आपको इसकी इंडिविजुअल वेटेज बताऊं तो ये एग्ज़ाम्स में इक्वल्स टू मैं बताऊं तो अराउंड 5 मार्क्स के इक्वल आता है। 5 मार्क्स के अराउंड इसका क्वेश्चन बनता है, पर ये इंडिविजुअली नहीं आता है एग्जाम में। ये क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम के साथ इसका एक मिक्स्ड क्वेश्चन आता है। मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि वो आए अटेम्प्ट में, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाता है। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन इस तरह से बनता ही है, एक रेजिडेंशियल स्टेटस और इसके साथ एक इंडिविजुअल टॉपिक और होता है जिसका नाम होता है सोर्सेज ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करेंगे, देन सोर्सेज ऑफ इनकम वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक गाइस। तो सबसे पहले हमें इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, टैक्सेशन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप एक टर्म याद रख लेना, एसएससी क्या होता है। एसएससी तो बेसिकली जो भी पर्सन है जिसकी भी हम टैक्सेशन लाइबिलिटी निकाल रहे होते हैं, कि लाइक टैक्सेशन लाइबिलिटी बेसिकली, अब टैक्सेशन लाइबिलिटी बोले, टैक्सेशन लाइबिलिटी क्या होती है। तो बेसिकली कि इस चैप्टर में अगर हम आपको जो इंटरमीडिएट का टैक्सेशन सब्जेक्ट है उसमें हम क्या है, हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल की क्या है, टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं कि जो हर इंडिविजुअल को गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो वो कितना टैक्स देना है उस चीज़ को बोलते हैं टैक्सेशन लाइबिलिटी। तो जिस भी पर्सन की हम टैक्सेशन लाइबिलिटी निकाल रहे होते हैं उस पर्सन को क्या कहते हैं, एसएससी कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, द पर्सन हुज टैक्सेशन liability is being calculated। ठीक है, तो बेसिकली इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू, टॉपिक के ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ कि एसएससी कौन होता है। एसएससी वो पर्सन होता है जिसकी टैक्सेशन लाइबिलिटी निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ में, कि रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है। अब देखिए, टॉपिक के नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहा है मैं, यानी कि एक पर्सन के कहाँ का रेजिडेंट है, वो कहाँ वो रहता है, उसका स्टेटस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले ये समझ लेते हैं कि इसको निकालने की ज़रूरत क्या पड़ती है। अब देखो, आपको पता है कि जो इंडिया का है वो क्या है, इनकम टैक्स लॉ है। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स लॉ है इंडिया का, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होगा और ये सारे इंडिया के सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, है ना। तो वही हमें निकालना है कि एक एसएससी, किस एसएससी के ऊपर ये जो इनकम टैक्स लॉ है ये एप्लीकेबल होगा। तो हमें यही है कि इस एसएससी का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहा है कि वेदर वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। अगर वो इंडिया का रेजिडेंट होगा तो उसके पास इंडिया का इनकम टैक्स लॉ लगेगा और उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको वन लाइन में बताऊं तो द इंसिडेंस of tax of any SSC depends upon his या फिर her residential status। तो हर एक इंडिविजुअल का इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अब इस वर्ड से आप क्या समझते हो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बेसिकली कि उसको टैक्स कहाँ देना है वो निकालने के लिए वो किस पे डिपेंड करता है, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। अब हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा अगर वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। तो डायरेक्ट अब ये देखते हैं कि रेजिडेंट बनने के लिए क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले देखते हैं, टॉपिक का नाम ले लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, कि वेदर वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। तो इसका सेक्शन ये याद रख लेना, सेक्शन 6 क्लॉज 1 क्लॉज ए। ठीक है, तो ये सेक्शन आप याद रख लेना, इसका सेक्शन याद रख सकते हो, इजी सेक्शन है तो इसका सेक्शन याद रख लेना। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो बेसिकली बहुत सिंपल सी कंडीशन है, जो कोई भी एसएससी या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो ये
2 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है उसको हम क्या कह देते हैं कि वो इंडिया का रेजिडेंट है। अब ये 2 बेसिक कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 182 days और मोर। ठीक है गाइस, इसमें आपको मैं पहले एक छोटा सा वो बता देता हूँ। जैसे हम जब जिस भी ईयर की टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहा हूँ, सपोज ये ईयर क्या चल रहा है, 25-26 चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है। ठीक है, अब 26-27, ठीक है, तो ये 2 ईयर है। आपको पता है 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31 मार्च 26 तक क्या है कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो ये मार्च 26 में जाकर के एंड होगा। तो ये क्या है? प्रीवियस ईयर है। और इस ईयर की टैक्स लाइबिलिटी हम इस ईयर के टैक्स हम कब देते हैं? 26-27 में देते हैं। तो इस ईयर को क्या कहते हैं हम? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ गाइस। जो जिस साल में हम टैक्स देंगे, अब आपको पता है कि आपने 25-26 में पूरा कमाया, ऑब्वियसली आप जब पूरा कमा दोगे उसके बाद ही तो टैक्स दोगे ना। तो 25-26 में आपने पूरा कमाया, पूरा इनकम अर्न कर ली, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट ईयर होगा वो क्या होगा? असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में आप क्या करोगे? टैक्स दोगे। ठीक है, अब इसको जिस ईयर में आपने कमाया उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जो नेक्स्ट ईयर में जिसमें आप टैक्स देने वाले हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो पूरे आपको इनकम टैक्स में ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है गाइज कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, कुछ कुछ इसको प्रीवियस ईयर की जगह कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं या फिर कोई कोई फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, लेकिन इसको असेसमेंट ईयर ही बोलते हैं। तो हर टॉपिक में हर जगह आपका ये काम आने वाला है कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ याद रखना कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। जिस साल में बेसिकली आप इनकम कमा रहे हो वो आपका प्रीवियस ईयर हो गया, और जिस साल में आप टैक्स देने वाले हो वो होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो आपको जितना भी इनकम टैक्स आप पढ़ने वाले हो वो सारे प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगेगा। ठीक है ना, जितना भी कुछ पढ़ोगे आप तो हमें वो प्रीवियस ईयर के उसमें देखना है। अब इसमें भी हम टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। तो ये क्या कह रहा है? सेकंड 2 बेसिक कंडीशन है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट कब हो जाता है? अगर वो 2 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो पहली कंडीशन क्या है कि स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इसमें से प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है उसका? कि अब उसको 26-27 में टैक्स देना है। ठीक है ना, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 25-26। तो यही है कि प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना है? 182 डेज है या उससे ज़्यादा है। तो अगर 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा हो गया तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। अब सपोज या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ले वो फर्स्ट कंडीशन, या सेकंड कंडीशन क्या है? स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज 60 days और मोर। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना का है, यहाँ पे एंड है, एंड स्टे इज, यहाँ पे लिखते थे एंड हिज स्टे इज 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। पी वाइज लिखा है मैंने। ठीक है, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, क्या कि वो उसका स्टे प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा है, और या तो उसका स्टे क्या है 60 डेज है एक साल में, और इसके साथ साथ ही वो 60 साल रह करके आया है, और वो क्या है उसका 365 डेज या उससे ज़्यादा है कितने? पिछले 4 सालों में, पिछले 4 प्रीवियस सालों में, जिसको इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स कह सकते हो कि एकदम से पिछले। जैसे आप 25-26 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो कि एक बंदा 25-26 में रेजिडेंट है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उससे पिछले 4 सालों का देखोगे कि उसका 365 डेज टोटल मिला के स्टेज 365 डेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको एक छोटा सा आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। तो रेजिडेंट क्या होता है और एक सिटीज़न क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ। रेजिडेंट और सिटीजन में की फ़र्क क्या है?
एक कंट्री का रेजिडेंट होना और एक कंट्री का सिटीजन होना, इसमें फ़र्क क्या है? तो बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस जो निकलता है ना, ये कहीं ना कहीं स्टे कॉन्सेप्ट है कि एक पर्सन कितना स्टे कर रहा है, ठीक है ना, किस कंट्री में कितना स्टे कर रहा है, यानी कितने दिन रुका हुआ है। और सिटीजन कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? बर्थ से आता है। लाइक अगर आप उस कंट्री में पैदा हो गए तो कहीं ना कहीं आपको, बहुत सारी कंट्रीज़ का ऐसा लॉ होता है कि आपको उसके सिटीज़न बनने के लिए उसमें पैदा होना ज़रूरी है। तो आप अगर उसमें सिटी में पैदा हो गए, उस कंट्री में पैदा हो गए, तो आप उस कंट्री के सिटीज़न हो जाते हो। सिमिलरली अगर रेजिडेंट के लिए देखें तो रेजिडेंट के लिए आपको पैदा होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो तो उस बेस पे भी आप क्या है? रेजिडेंट कहला सकते हो। अब जैसे इस केस में है, इस केस में क्या है, हमें क्या निकालना है? रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं एक इंडिविजुअल का, कि एक इंसान रेजिडेंट है या नहीं है। तो उसको निकालने के लिए सिंपल सी क्या है? दो बेसिक कंडीशन है। दो बेसिक कंडीशन क्या है? कि उसका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, या तो फिर उसका स्टे 60 डेज एंड 365 डेज होना चाहिए पिछले 4 सालों में, ठीक है। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, यानी इन दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दी तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में जो सेकंड बेसिक कंडीशन है उसमें क्या है कि 60 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, एंड है, हिंदी में बोल रहा हूँ और, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड है, ये प्लस है, ये वाली प्लस 365 डेज और ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना गाइस, बस इतना ही था बेसिकली, कि अगर कोई भी बंदा इन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या हो जाता है? रेजिडेंट कहला दिया जाता है। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखने वाली चीज़ जो है कि अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें भी आपको ये काम आएगी, बट मैं आपको यहाँ पे नोट्स बना रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके साथ अलग से यहाँ पे स्टार डाल करके लिखवा देता हूँ। डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल इज also included in period of stay। तो बेसिकली एक चीज़ क्या है, कह रही है, ये सिंपल से ये चीज़ कह रही है दैट कि आपका डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर, यानी कि अब जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा कि जैसे आपको क्वेश्चंस देगा, क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एक पर्सन 1 अप्रैल को कंट्री छोड़ के जा रहा है, फिर वो 31 मार्च को कंट्री में एंटर कर रहा है, तो 1 अप्रैल एंड 31 मार्च जब वो छोड़ के जा रहा है एंड जब वो वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 दिन भी काउंट करे जाएंगे पीरियड ऑफ स्टे कैलकुलेट करने में, कि वो कितने दिन रहा उसको कैलकुलेट करने के लिए डेट ऑफ डिपार्चर, जब वो जिस दिन छोड़ करके जा रहा है इंडिया एंड वो जिस दिन इंडिया में आ रहा है, उन दोनों दिन को भी क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा उसका स्टे निकालने में, ठीक है। ये चीज़ आपको क्वेश्चंस के साथ और अच्छे से समझ आएगी। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है गाइस, आपको मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि किसी भी चीज़ किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए उसको 2 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, जो हमने पीछे पढ़ा। अब इसमें क्या एक कंडीशन आ जाती है कि जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, शैल नॉट बी एप्लीकेबल, शैल नॉट बी एप्लीकेबल। जो सेकंड बेसिक कंडीशन है हमारी कि 60 डेज एंड 365 डेज वाली, वो एप्लीकेबल नहीं होगी इन 3 केसेस में, पहला केस, दूसरा केस एंड तीसरा केस। ये केसेस याद रखना गाइस, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ कर देते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर वो पर्सन इंडियन सिटीज़न है एंड लीव्स इंडिया फॉर जॉब, एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है, ये चीज़ याद रखना गाइस, ये वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। अगर वो इंडियन सिटीज़न है और वो छोड़ रहा है इंडिया, लीव्स इंडिया फॉर किस काम के लिए? जॉब के लिए या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से या फिर बिजनेस पर्पज़ से, अगर वो इंडिया छोड़ करके जा रहा है इन 3 कामों के लिए, तो उसके लिए क्या है? जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, सेकंड बेसिक कंडीशन कौन सी? 60 डेज प्लस 365 डेज वाली जो है, ये कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इन 3 लोगों के लिए सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी, और फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? 182 प्लस वाली, 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा वाली। तो इनके लिए
दोनों बेसिक कंडीशन नहीं है, तो इनको सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करने की, वो क्या, 182 डेज वाली। अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तभी जा करके उनको क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है, वो इंडिया छोड़ करके जा रहा है जॉब, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अगर वो क्या है, इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, वो लीव कर रहा है इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। अगर वो इंडिया छोड़ करके जा रहा है किस चीज़ के लिए, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप के क्रू मेंबर की तरह अगर वो छोड़ करके जा रहा है, बेसिकली जो भी आपको बताया ना, मर्चेंट नेवी में जो लोग जाते हैं ऐसे 6-6 महीने तक बाहर रहते हैं या पानी में रहते हैं, तो अगर वो इंडियन सिटीज़न है और वो इंडिया छोड़ करके जा रहा है किसके लिए, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ये दोनों चीज़ याद रखना। ठीक है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप की तरह वो जा रहा है तो भी उसके लिए क्या है, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब थर्ड क्या है, थर्ड पर्सन कौन है, अगर वो इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, एंड वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कम्स इंडिया ऑन अ विजिट। ठीक है, तो अगर वो एक इंडियन सिटीज़न है या तो फिर वो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। वो इंडिया आ रहा है, वो इंडिया में आ रहा है किसके लिए, ऐसे ही घूमने के लिए, विजिट के लिए आ रहा है, ठीक है ना, तो भी उसके लिए क्या है, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, शैल नॉट बी एप्लीकेबल है गाइस, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं इसका पर्पस बता दूँ आपको, इनको सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं फॉलो करने के लिए बोला है। क्यों, क्योंकि देखो अगर वो इंडिया छोड़ करके जा रहा है जॉब, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के लिए, तो बेसिक पर्पज़ ये है कि वो वहाँ जा करके फॉरेन करेंसी कमाएगा। अब वो इंडियन सिटीज़न है तो उसकी फैमिली हो सकता है कि इंडिया में रही हो, ठीक है ना, रह रही हो, तो वो वहाँ से रेमिटेंस भेजेगा अपनी फैमिली को, थोड़ा बहुत जेब खर्च हो, जो भी है, जो भी अर्न करेगा, तो इंडिया के पास क्या है, फॉरेन करेंसी आने वाली है। इस वजह से उन्होंने क्या बोला कि आपको सेकंड बेसिक कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एक रिलीफ टाइप दे दिया है। सेकंड केस में भी सिमिलरली वैसे ही है कि फॉरेन करेंसी आने वाली होती है, इस चक्कर में गवर्नमेंट क्या कहता है, थोड़ा अलाउ कर देता है, ठीक है, लीनियंट हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, हमारा इंडियन सिटीज़न है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, वो क्या है, इंडिया आ रहा है किसके लिए, घूमने के लिए, ऐसी विजिट पे आ रहा है इंडिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। बेसिकली पर्सन ऑफ, PROI में लिख देता हूँ उसको, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, PR पर्सन, ये नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये बेसिकली होता क्या है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, जो बॉर्न हुआ हो प्रायर टू 15/8/1947, बेसिकली आज़ादी से पहले वो बॉर्न हुआ हो, कहाँ, इन इंडिया, ठीक है, या तो फिर पाकिस्तान या तो फिर बांग्लादेश। ठीक है, या तो वो खुद बॉर्न हुआ हो और या तो फिर उसके कौन हुए हो, पेरेंट्स या तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि देखो पाकिस्तान बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, तो आज़ादी से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इंडिया के पार्ट थे। तो वो यही कहना चाह रहा है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, कि जो बंदा आज़ादी से पहले बॉर्न हुआ हो, कहाँ, इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, बेसिकली अनडिवाइडेड इंडिया में, या तो वो खुद पैदा हुआ हो या तो उसके पेरेंट्स पैदा हुए हों या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने जन्म लिया हो। ठीक है, तो उन इन सब को क्या, उस पर्सन को क्या बोल देंगे, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के जो पेरेंट्स हैं और इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हो गया था तो ये पर्सन क्या हो जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़, इसको इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो इन तीनों पर्सन्स पे क्या है,
सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। अब सेकंड बेसिक कंडीशन है क्या, बेसिकली आपको याद आ गया होगा, 60 डेज़ और 365 डेज़। अब इस चीज़ को एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि यहाँ पे इंडियन सिटीज़न है, सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए यहाँ पे भी इंडियन सिटीज़न है, लेकिन यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ एग्ज़ाम के उसमें से याद रखना आप, यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर क्या हो जाती है, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें एक कैच है गाइस, यहाँ पे इसको एक्सेप्शन की तरह ले सकते हो आप। और ये एक्सेप्शन सिर्फ किसके लिए है, इस थर्ड वाले पर्सन के लिए, जो इंडियन सिटीज़न हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देता हूँ, इंडियन सिटीज़न हो या फिर वो हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO में लिख देता हूँ उसको, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इन इंडिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता ही है, इस चीज़ के लिए क्या है, जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक एडिशनल कंडीशन लग जाती है। वो कंडीशन क्या है कि अगर जो ये इंडियन सिटीज़न है और या तो फिर PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर इसकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा है फ्रॉम इंडिया, यानी वो इंडिया से 15 लाख ज़्यादा कमा रहा है। मान लो सपोज करो कि एक इंसान था, ठीक है, ये इंसान था, ये क्या है, UK शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब UK में जाकर के इसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन इसकी जो इंडिया में है, मान लो ये इंडिया, ठीक है आपका, तो इस इंडिया में इसकी क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी है। इस हाउस प्रॉपर्टी से ये क्या कमा रहा है, रेंट कमा रहा है, और ये रेंट कितना कमा रहा है, 16 लाख कमा रहा है। तो इसकी इंडियन इनकम जो है वो 16 लाख हो गई है, ठीक है, जो कि 15 लाख से ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या है, एक एडिशनल कंडीशन लग जाएगी। तो ये यही कह रहा है कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न है और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो वो क्या है, इंडिया आ रहा है, तो उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन तो एप्लीकेबल नहीं है, जो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, इंडिया से जो कमा रहा है, उसकी टोटल इनकम जो इंडिया से कमा रहा है वो 15 लाख से ज़्यादा है, तो उसके लिए एक थर्ड बेसिक कंडीशन लग जाती है, थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है। वो थर्ड कंडीशन क्या है कि उसका स्टे जो है इज़ 120 डेज और मोर प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 PYs, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इसको मैं एक बार छोटा सा आपको समराइज़ करके दूं, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली सिंपल सी चीज़ हमने ये पढ़ी है कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए किसी भी पर्सन को क्या है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। दो कंडीशन में क्या है, एक 182 डेज प्लस वाली कंडीशन है, और एक कंडीशन क्या है, 60 डेज प्लस 365 डेज वाली कंडीशन है, ठीक है। 365 प्लस डेज वाली कंडीशन है। तो इस 365 डेज प्लस वाली कंडीशन के लिए क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसके लिए है, 3% के लिए है, जो इंडियन सिटीज़न हो, ठीक है, और वो जॉब, एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हो, ठीक है। या तो वो एक इंडियन सिटीज़न हो और वो एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप जा रहा हो, ठीक है, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप जा रहा हो, या तो वो एक इंडियन सिटीज़न हो प्लस या तो फिर एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है, वो क्या हो, कम्स टू विजिट इंडिया, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या है कि ये सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। इन तीनों को ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी पड़ती है। अगर वो 182 डेज और उससे वाली करेंगे तभी जाकर के वो रेजिडेंट बोला, उनको रेजिडेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब इस वाली पर्सन के लिए एक और एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा है, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, इंडिया से जो वो कमा रहा है वो 15 लाख से ज़्यादा है उसकी टोटल इनकम, तो उसके लिए एक एडिशनल कंडीशन लग जाती है। वो क्या है, 120 डेज प्लस या फिर एंड, यहाँ पे एंड है, ठीक है, एंड 365 डेज प्लस इन 4 प्रीवियस ईयर, ये वाली कंडीशन, ठीक है।
तो उसको ये जो है इंडियन सिटीजन और PROI जो कम्स टू विजिट इन इंडिया है एंड उसकी टोटल इनकम इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा है। 15 लाख इक्वल टू नहीं है गाइस, 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर 15 लाख भी है तब भी उसके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। 15 लाख से ज़्यादा है तो जा करके उसके लिए क्या है, ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। और ये 182 डेज़ वाली तो एप्लीकेबल हो ही रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है आपको। पहले देखना है कि वो पर्सन इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि सेकंड कंडीशन तो है किसी किसी इंडिविजुअल पे लगेगी, किन किन पे नहीं लगेगी, वो इन 3% के ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है। अब अगर वो इंडियन सिटीजन है और POI है तो उसको फिर आपको देखना है कि उसकी टोटल इनकम क्या है। अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर एक ये 60 डेज़ वाली कंडीशन हट करके ये 120 डेज़ प्लस 365 डेज़ वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। सो हमने बेसिकली ये चीज़ पढ़ ली गई अभी तक गाइज कि एक पर्सन रेजिडेंट कब बनता है, ठीक है। हमने रेजिडेंट वाली कंडीशन पढ़ ली। रेजिडेंट के लिए क्या है, सिर्फ 2 बेसिक कंडीशंस है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने पढ़ ली है। अब हमें देखना है कि रेजिडेंट होने के बाद भी कैटेगरी हो जाती है। एक जो पर्सन है, ठीक है ना, ये पर्सन क्या हो सकता है, या तो रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अब बेसिकली नॉन रेजिडेंट क्या होता है आप ये पूछोगे तो जो बंदा बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया। अब रेजिडेंट में एक फर्दर कंडीशन हो जाती है कि वो क्या है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है। बेसिकली हमने पढ़ लिया रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, 2 बेसिक कंडीशन है जो अभी हमने पीछे पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है और एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, ठीक है। अब इसके लिए बेसिकली 2 ही कंडीशन है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, अ पर्सन कैन बी resident and ordinary resident if he या फिर she satisfies any of the following 2 कंडीशन। ठीक है, तो कोई भी पर्सन रेजिडेंट बनने के बाद हमें देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए उसको क्या है, कोई भी दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको हम बात करेंगे एडिशनल कंडीशन नाम देंगे, एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन बेसिकली इसको एडिशनल कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले 2 बेसिक कंडीशन, उसको पिछली कंडीशंस को बेसिक कंडीशन नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको हम नाम क्या देते हैं कि एडिशनल कंडीशन है, ठीक है। अब एडिशनल कंडीशन में सबसे पहली एडिशनल कंडीशन बेसिकली क्या है, इफ ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया for at least 2 years out of 10 previous years, and second condition क्या है, stay during 7 P-wise basically immediately relevant P-wise is at least 730 days or more, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं समझ आई गया होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक पर्सन जो रेजिडेंट है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो क्या है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। क्या है कि वो
2 साल के लिए रेजिडेंट रहा हो पिछले 10 सालों में, एंड उसका क्या हो कि पिछले इमिडिएटली 7 सालों में, इमिडिएटली प्रीसीडिंग 7 सालों में रेलेवेंट पी वाइज में उसका क्या है, स्टे जो है इंडिया में रहा हो 730 डेज और मोर, पिछले 7 सालों का कंबाइंड है, ठीक है। तो पिछले 7 सालों में अगर उसका स्टे ये रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, वो रेजिडेंट, उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल देते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना गाइस, यहाँ पे एनी नहीं है, उसको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ ही शी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है, द फॉलोइंग टू कंडीशन। तो अगर वो पर्सन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो क्या हो जाता है, वो रेजिडेंट, उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, क्या अलग होता है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बेसिकली, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो ग्लोबल इनकम होती है ना, कि वो कहीं से भी कुछ भी इनकम कमाए, वो क्या हो, वो क्या होगी, टैक्सेबल इन इंडिया होगी, ठीक है ना, टैक्सेबल इन इंडिया। तो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी इनकम कमाए, वो क्या होगी, टैक्सेबल इन इंडिया होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। वेदर जो एक RNOR होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, उसकी क्या होगी, कुछ सर्टेन इनकम्स ही जो होंगी वो क्या होंगी, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होगा उसकी क्या होगी, कुछ सर्टेन इनकम ही टैक्सेबल इन इंडिया होगी, ठीक है। बाकी सारी जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसकी सारी इनकम क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब मैंने आपको बता दिया कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए क्या कंडीशन है, कि वो पिछले 10 में से 2 सालों के लिए क्या है, रेजिडेंट रहा हो इंडिया में, और पिछले 7 सालों में वो क्या है, उसका स्टे 730 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो। तो इस चीज़ के लिए क्या हो जाता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं और क्लियर हो जाएगा। सो हियर इट इज़ गाइस, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको जो भी हमने पढ़ा है अभी तक वो सारा एक रिवाइज हो जाएगा एक क्वेश्चन में। तो एक अमन है, एक अमन नाम का पर्सन है, वो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है। तो ये चीज़ हाईलाइट करने वाली है गाइस कि वो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है। वो क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है इंडिया पे फॉर 100 डेज, 100 दिन के लिए आ रहा है वो, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर क्या है, 100 दिन के लिए आता है। दिस हैज़ बीन हिज प्रैक्टिस फॉर लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, तो वो पिछले 10 सालों से हर साल इंडिया में कितना 100 दिन के लिए आ रहा है। तो फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। अब ये वाले 2 पॉइंट अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये वाला करते हैं, ठीक है। उसका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। अब आप खुद सोच करके बताओ गाइज। तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये उन 3 लोगों में से तो नहीं है जिनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है और अमन है, ठीक है। तो वो क्या है, विजिट कर रहा है इंडिया पे। तो ना वो इंडियन सिटीज़न है जो बाहर जा रहा है जॉब या उसके लिए, ना वो एक इंडियन सिटीज़न जो एज अ क्रू मेंबर की तरह जा रहा है, ना वो एक इंडियन सिटीज़न है जो इंडिया में विजिट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न। तो इस पे यानी सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब इसका क्या बताना है, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस बताने के लिए सेक्शन नंबर 6(1)(a) के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसको 2 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी तो वो क्या है, रेजिडेंशियल रेजिडेंट माना जाता है। अब बताओ पहली बेसिक कंडीशन क्या है, 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा वाली है। तो ये 182 डेज रह रहा है। अगर मैं इसको बताऊं कि ये हर 10 साल में, पिछले 10 सालों में क्या है, 100 दिन के लिए आ रहा है, ठीक है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर 25-26 मान लो ये वाला साल है, तो 25-26 में भी, साल में भी कितना 100 दिन के लिए आया होगा। तो वो 182 डेज से तो कम होता है। तो यानी फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इसके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन वो तो एप्लीकेबल होगी। तो सेकंड बेसिक एप्लीकेशन के लिए मतलब कंडीशन चेक करते हैं, वो क्या है, 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 PYs, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है इसमें, मतलब ये फुलफिल कर रहा है इसको। तो पिछले साल वो 60 दिन के लिए रहा है, हाँ रहा है, 100 दिन के लिए वो आ रहा है। तो पिछले साल यानी 25-26 में उसने 60 डेज़ के लिए वो रहा है। और पिछले 4 सालों में उसका स्टे 365 डेज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसको आप कैलकुलेट करो कि वो पिछले 10 सालों में क्या कर रहा है, 100 दिन के लिए आ रहा है हर साल के लिए। तो अगर मैं बात करूँ पिछले 4 साल के लिए, तो 4 × 100 यानी वो 400 दिन के लिए आ रहा होगा। हर साल वो 100 दिन के लिए विजिट कर रहा है। तो पिछले 4 सालों में 400 दिन हो रहे हैं उसके, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 365 डेज है, ठीक है। तो यानी सेकंड बेसिक कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा इसका आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर राइटिंग के लिए बेसिकली हम एक प्रॉपर वीडियो करेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो
एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 1 क्लॉज 8, ठीक है ना। एज पर 6 क्लॉज 1 डाल देते हैं, ये हटा दो, इसको ये हटा दो, ठीक है। एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 1, अ पर्सन becomes resident if he and she satisfies any of the following two basic condition, ठीक है। तो अब पहली बेसिक कंडीशन लिख देना 182 डेज प्लस वाली, ठीक है। फिर सेकंड बेसिक कंडीशन लिख देना 60 डेज प्लस 365 डेज प्लस वाली, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको लिखनी है जो लॉ से मैंने आपको बताई है अभी तक, ठीक है। फिर आपको लिखना है एज पर द गिवन केस, ठीक है। अब इस गिवन केस में क्या है, जो अमन है, अमन डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन बट satisfies second basic condition, therefore he is a resident for previous year 25-26, या फिर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ असेसमेंट ईयर 26-27, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, प्रीवियस ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके थर्ड पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है कि ये सेकंड बेसिक कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले उसको बता देना कि उसका पीरियड ऑफ स्टे 100 डेज है पर ईयर में, देयरफॉर उसको वो 60 वाला हो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड उसका पीरियड ऑफ स्टे जो है 4 सालों में 400 के बराबर है, देयर जो कि एक्सीड कर रहा है 365 डेज को, देयरफॉर ही इज़ अ रेजिडेंट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको थर्ड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करनी है। पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि लॉ क्या कहता है, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि सेकंड बेसिक दोनों बेसिक कंडीशंस आपको जो है वो राइट डाउन करनी है। उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। सो आंसर राइटिंग में यही है, सिंपल आपने दोनों कंडीशंस लिख दी, फिर आपने फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया, और लास्ट में आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि वो फैक्ट कैसे रेजिडेंट बन रहा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इसका क्या कहता है, वुड योर आंसर चेंज इफ अबव फैक्ट्स रिलेट्स टू आंचल एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। अब क्या है कि हमारा आंसर क्या होगा अगर ये एक आंचल होती, ठीक है ना, मतलब ये अमन की जगह एक आंचल होती, एक लड़की होती है, वो आंचल इंडिया आ रही होती है और इंडियन सिटीज़न होती, तो यानी क्या है कि अब ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न की जगह एक आंचल नाम की लड़की है और वो क्या है इंडियन सिटीज़न है, और वो इंडिया आ रही है 100 दिन के लिए हर साल, ठीक है। अब इस चीज़ में पूरा केस चेंज हो गया गाइस, देखो क्या है कि एक आंचल है, वो क्या है इंडियन सिटीज़न है, तो एक इंडियन सिटीज़न है एंड वो विजिट टू इंडिया हो रहा है, ठीक है। तो जो ये वाला केस आ गया, सेकंड वाला केस कि एक इंडियन सिटीजन विजिट टू इंडिया आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, बेसिक कंडीशन सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि सेकंड बेसिक कंडीशन 3 पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। उसमें से एक क्या था कि एक इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, अगर वो विजिट के लिए आ रहा हो इंडिया पे, तो उसके लिए क्या है सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन उस पर एक थर्ड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है, वो तभी होती है जब उसकी टोटल इनकम क्या हो 15 लाख से ज़्यादा हो इंडिया से। लेकिन यहाँ पे इनकम का तो कुछ दे नहीं रखा, तो इस पार्ट के लिए हम सिंपली ये लिख देंगे कि इस केस में क्या है, जो आंचल है उसके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, सिंस वो क्या है एक इंडियन सिटीजन है एंड शी इज़ कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट, तो उसके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, और उस पर सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी, वो क्या है 182 डेज वाली। तो अब 182 डेज वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई कर नहीं रही है, क्योंकि वो हर साल 100 दिन के लिए आ रही है, ठीक है। तो देयरफॉर शी इज़ अ नॉन रेजिडेंट, however she can be a resident if her total income फ्रॉम इंडियन सोर्स इज़ 15 लाख और मोर, ठीक है। अभी 15 लाख वाली क्यों मैं इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर उसकी टोटल इनकम क्या है 15 लाख से ज़्यादा हो जाए तो उसके ऊपर एक थर्ड बेसिक कंडीशन लग जाती है, वो कौन सी होती है 120 डेज प्लस 365 डेज वाली। अब बेसिकली देखा जाए तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाली कंडीशन भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि वो हर साल क्या है 100 दिन के लिए आ रही है,
तो उस पर 120 डेज़ वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये क्या होगी, नॉन रेजिडेंट ही होगी, हर केस में नॉन रेजिडेंट ही होगी। लेकिन आपको ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है कि उसकी टोटल इनकम फ्रॉम वाली 15 लाख वाली जो ये एडिशनल कंडीशन है, ये एडिशनल कंडीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, और उसके बाद भी वो क्या होगी, एक नॉन रेजिडेंट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी ज़रूरी है। इस चीज़ को भी अभी मैं लिखवा देता हूँ। ये वाला केस पढ़ते हैं। अब देखो गाइस, इस वाली कंडीशन में जो फर्स्ट वाला केस था, ठीक है, फर्स्ट वाला केस था, इसमें हमने सबसे पहले ये तो देख लिया था कि जो अमन है ये क्या है, रेजिडेंट है। ठीक है, ये रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट होने के बाद हमें इसको चेक करना पड़ता है कि ये ROR है या फिर RNOR है। अब इसका मतलब क्या होता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, उसको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। 2 आउट ऑफ 10 पी वाइज क्या होना चाहिए, वो रेजिडेंट होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, 730 डेज प्लस होना चाहिए पिछले 7 सालों में। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो क्या हो जाएगा, एक रेजिडेंट हो जाएगा। तो इसी आंसर को कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको इसको डिटेल में अच्छे से लिखूंगा, उससे पहले मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ थी। अब हमें क्या है, इस पर्सन को जो अमन है उसको क्या करना है, ROR एंड RNOR के लिए चेक करना है। तो अब वो ROR होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को चेक करने के लिए बेसिकली हमें देखना है कि अब देखो आउट ऑफ 10 पी वाइज वो 2 सालों के लिए रेजिडेंट तो हो ही जाएगा। क्यों रेजिडेंट हो जाएगा, क्योंकि 182 डेज़ वाली तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन 60 डेज़ प्लस 365 डेज़ वाली कंडीशन तो वो हर साल सेटिस्फाई कर रहा है। तो पिछले 10 में से 2 सालों के लिए तो रेजिडेंट हो ही जाएगा। एंड जो नेक्स्ट कंडीशन है कि 730 डेज़ वाली, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 100 इंटू में 7 ईयर्स करें तो वो 700 डेज़ हो रहा है, लेकिन 730 डेज़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देयरफॉर सेकंड बेस मतलब जो एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल कंडीशंस में से वो 730 डेज़ वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये वाली तो कर रहा है लेकिन ये वाली नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर वो क्या हो जाएगा, RNOR हो जाएगा। ठीक है, रेजिडेंट तो होगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पार्ट पढ़ो इसको। ठीक है, वुड योर आंसर बी, वट वुड बी योर आंसर इफ अमन विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज। अब इस चीज़ में देखो, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ROR भी हो जाएगा। अब वो क्या है, 100 की जगह 120 दिन आ रहा है, तो 100 की जगह 120 दिन आ रहा है, तो बाकी आंसर तो सेम रहेगा, बस 120 इंटू में 7 करें हम तो कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, सॉरी गाइज, इट्स 84, 12 7 सा 84 है ना, तो 840 डेज हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि 840 डेज हो रहा है, तो यानी क्या है कि ये जो एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल कंडीशंस में से ये वाली तो सेटिस्फाई हो ही रही थी, जो ये 730 डेज़ वाली है ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सी केस में वो एक ROR हो जाएगा। ठीक है, अब इस आंसर को प्रॉपर फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर इसको लिखना बताता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब इसका आंसर लिखते हैं, आंसर प्रॉपरली लिखते हैं, अब एक बार करते हैं। ठीक है, एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 1 a person is said to be resident if he or she satisfies any of the following टू बेसिक कंडीशन, पूरा लिखना बेसिक कंडीशन। ठीक है, हिज और हर स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज 182 डेज और मोर, या तो फिर हिज और हर stay during PY is 60 days or more and 365
days or more during 4 PYs। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ प्रोविज़न लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको एज पर द गिवन केस अमन visited India during PY for 100 days. Therefore, first basic condition is not satisfied. However, second basic condition is satisfied as his stay during previous year is 60 days or more and 365 and 365 लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंड 400 ड्यूरिंग प्रीवियस इज 100 डेज। ठीक है, 100 डेज एंड 400 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर। ठीक है, Hence, Mr. Aman is a resident। अब देखो गाइज, इसमें क्या है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन है, सेकंड बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हम उसको क्या कर देते हैं, रेजिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। अब रेजिडेंट को डिक्लेयर हो गया एक बार, तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। अब इसके लिए हमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट का एक प्रोविजन लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से हेडिंग डालेंगे एज पर प्रोविजन। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ आप लास्ट में भी लिख सकते हो, बट ठीक है हम इसको ऐसे लिख देते हैं। सो आपको मैं जस्ट उस तरीके से बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ अभी, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो। तो इसको वैसे हम क्या करेंगे, इस वाले प्रोविजन को पहले ऊपर लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। एज पर प्रोविजन, हाँ जी, तो एज पर द प्रोविजन अ रेजिडेंट is said to be ordinary resident if he or she satisfies both the additional condition। ठीक है, पहले एडिशनल कंडीशन क्या है, हिज और हर स्टे ड्यूरिंग immediately preceding relevant 7 years is 730 days or more। ठीक है, and he or she has been resident in India, I'm sorry guys, resident in India for at least 2 years out of 10 PYs। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन लिख दो, सिंस Aman's stay during
7 pys is 700 days. इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू में 7, which is less than 730 days. Therefore, additional condition is not satisfied. ठीक है, hence Aman is a RNOR. ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ठीक है, अब इसी का बी पार्ट भी यहीं पे लिख देते हैं गाइस फटाफट. वैसे आपको अगर ऐसे पार्ट्स वाला क्वेश्चन आए तो अभी के लिए मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ, लेकिन आपको बाद के लिए बता देता हूँ एग्जाम के लिए कि एक ही जगह पे पूरा प्रोविजन लिख देना, उसके बाद ए पार्ट का कंक्लूजन, फिर बी पार्ट का कंक्लूजन और फिर सी पार्ट का कंक्लूजन, ऐसे करके लिखना, सो दैट आपको प्रोविजंस बार बार ना लिखना पड़े. ठीक है, वो तो मैं अभी आपको बस स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए मैंने आपको ऐसे लिखवा दिया. बट अगर आप एग्जाम में करोगे तो एक बारी में प्रोविजन लिखोगे कि रेजिडेंट के लिए क्या दोनों बेसिक कंडीशन होती है वो. ठीक है, फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए जो बेसिक कंडीशन होती है दो वो, और उसके बाद पार्ट्स का आंसर करोगे. ठीक है, जैसे मैंने पहला पार्ट का आंसर कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ किया. ठीक है, अब सिमिलरली सेकंड पार्ट का भी आंसर यहाँ पे कर देते हैं. एज पर provisions of income tax second basic condition shall not be applicable for person applicable for a person who is a Indian citizen or person of Indian origin comes to visit in India during PY. ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगती है. अब इसमें आ जाता है, सिंस आंचल is a Indian citizen and comes to India for a visit, therefore second basic condition shall not be applicable. ठीक है, ये लिखना है. और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे कि वो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि उसका पीरियड ऑफ स्टे जो है, पीरियड ऑफ स्टे इज 100 डेज है. ठीक है, तो ये चीज़ लिख देंगे. इसमें फिर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे दैट कि वो बन सकती थी रेजिडेंट अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख होती. तो वो चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उसको आपको डिटेल में लिखवा दूंगा. ठीक है, ये चीज़ करनी थी. अब इसमें नेक्स्ट चीज़, इसका थर्ड पार्ट भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ. इसका थर्ड पार्ट करते हैं गाइस. If Aman visited India for 120 days instead of 100 days, his period of stay in India during 7 PYs is 120 इंटू में 7, 12 7 84 है ना.
840 days, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 730 days, ठीक है। अब इस चीज़ को वैसे तो आप कंटिन्यू करोगे, मैंने आपको बताया ना दैट प्रोविजंस पहले लिखने हैं, उसके बाद पार्ट्स का आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन दे सकते हो एंड में, हेंस अमन satisfies both the condition, both the additional condition, I'm sorry, both the additional condition, therefore he is a resident and ordinary resident। ओके गाइस, सिर्फ इतना याद रखना है कि अमन क्या है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है आपको कि वो वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी वाली कंडीशन आपको पता है ना, एडिशनल कंडीशन 2 कंडीशन होती है, एक 730 days वाली और एक कौन सी होती है, यस यू आर करेक्ट, 2 years वाली आउट ऑफ 10 वाली, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे रख सकते हो। तो वो वाला प्रोविजन भी आपको डालना है कि वो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद कंक्लूजन रखना है। वो आपको ये चीज़ समझ आएगा कि ऑल्दो हम इस चीज़ को क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, तो मैं जस्ट आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे, फिर दैट्स वाई मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया आपको। इसमें भी काफ़ी टॉपिक्स कवर कर दिया हमने। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है गाइस, इंडिविजुअल का हो गया, फिर हमें नेक्स्ट वीडियो कॉल लगेगी, उसमें हम क्या कर देंगे, सारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में। सो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो तक हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, देन वील मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी सजेशन हो वीडियो को लेकर के, तो मेक श्योर कि आप उसको कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।